5 दिसंबर के 1945 पर अमेरिकन नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर जहाज फ्लोरिडा से एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन के लिए उड़ान भरते हैं। इस मिशन का मकसद नए पायलट्स को बॉम्ब गिराने की ट्रेनिंग देना था। इस मिशन का उद्देश्य था कि पायलट्स को बहामास आइलैंड पर बॉम्ब गिराकर लेफ्ट में मुड़ जाना है और एक और पड़ोसी आइलैंड को पार करके वापस उसी जगह पर आना है जहां से उड़ान भरी थी। प्लान के मुताबिक सब कुछ ठीक चल रहा था। पांचों जहाजों ने बहामास आइलैंड पर बॉम्ब गिराए और आगे निकल गए। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक मौसम खराब हो गया और पायलट्स पैनिक में आ गए क्योंकि खराब मौसम की वजह से अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और धीरे धीरे मौसम और ज्यादा बिगड़ता ही जा रहा था। इन फ्लाइट्स को लीड कर रहे थे अमेरिकन नेवी के एक अनुभवी पायलट चार्ल्स कैरोल टायलर। खराब मौसम को देखते हुए टायलर ने डिसीजन लिया कि वो अब इस मिशन को रद्द कर देंगे और वापस लौटेंगे। लेकिन अब एक और नई परेशानी सामने आ खड़ी हुई। सभी जहाजों के कंपास ने काम करना बंद कर दिया। इन सभी जहाजों को उड़े करीब 3 घंटे गुजर चुके थे और अब इनमें करीब 1 घंटे और उड़ान भरने का ही फ्यूल बचा था। ये सभी जहाज अब दिशा विहीन हो चुके थे। चार्ल्स कैरोल को लग रहा था कि उनके जहाज गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर उड़ रहे हैं, तो उन्हें बेस पर लौटने के लिए ईस्ट की डायरेक्शन में उड़ना होगा। लेकिन कुछ क्रू मेंबर्स को लग रहा था कि वो अभी ईस्ट में हैं, उन्हें वेस्ट में मुड़ना चाहिए। टेलर कहते हैं Both my compasses are out and I'm trying to find Fort Lauderdale, Florida. I'm over land but it's broken. I'm sure I'm in the Keys but I don't know how far down and I don't know how to get to Fort Lauderdale. मौसम अब धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। शाम के 4:56। टेलर को लगता है कि उनके विमान एक्चुअली में गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर पहुंच चुके हैं, इसलिए अब उन्हें ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करना होगा वापस फ्लोरिडा जाने के लिए। इसलिए अब वो बाकी सारे अपने प्लेन्स को कमांड देते हैं कि ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई किया जाए। लेकिन कुछ फ्लाइट में क्रू मौजूद है जिन्हें लगता है कि नहीं, वो एक्चुअली में अभी ईस्ट में ऑलरेडी हैं, उन्हें वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए। इस ऑर्डर के एकदम बाद उनमें से एक प्लेन से एक रेडियो ट्रांसमिशन सुनने को मिलता है। Damn it, if we could just fly west, we would get home. Head west, damn it. वो अब समुद्र में खो चुके थे और उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। और फाइनली सभी जहाजों का फ्यूल खत्म हो गया और सभी जहाज एक एक करके समुद्र में क्रैश होते गए। इन फ्लाइट्स के गायब होने के बाद इनकी खोज में 13 लोगों के साथ एक खोजी जहाज निकलता है और इनको ढूंढते ढूंढते ये भी गायब हो जाता है। पहले उन 5 जहाजों के साथ 14 लोग गायब हुए और अब 13 लोग और गायब हो चुके थे। अब इन गायब हुए जहाजों को खोजने के लिए एक बड़े स्केल पर सर्च अभियान चलाया जाता है, लेकिन आज तक इनका कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। समुद्र के जिस हिस्से में ये घटना घटी थी उसे आज बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है और इन गायब हुए जहाजों की घटना को फ्लाइट 19 की मिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। आपने कई बार लोगों को ये कहते हुए तो जरूर सुना होगा कि आसमान खा गया या जमीन निगल गई, लेकिन बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि धरती पर एक ऐसी जगह है जहां पर ऐसा सच में होता है। ये जगह नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के वेस्ट में यूएस के फ्लोरिडा से प्यूर्टो रिको आइलैंड और बरमूडा के बीच में है। अब क्योंकि ये तीनों जगह आपस में मिलकर एक ट्रायंगल बनाती हैं, इस वजह से इस जगह को बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। लोगों का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह है जिसमें कोई भी शिप या हवाई जहाज जाए तो वो इस एरिया में गायब हो जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल का इतिहास इतना पुराना है कि इसका जिक्र क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी अपनी डायरी में किया था। बात है साल 1492 की, जब क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज में निकले। उस समय धरती के इस वेस्टर्न हेमिस्फीयर के बारे में यूरोप को ज्यादा कुछ नहीं पता था। वो ये तो जानते थे कि पृथ्वी गोल है, तो उनको लगा कि अगर वो लगातार समुद्र में वेस्ट की ओर चलते जाएंगे तो वो भारत पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत की खोज में निकले कोलंबस अमेरिका जा पहुंचे और उन्होंने अमेरिका को खोजा। लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका पहुंचने से पहले अमेरिका से कुछ किलोमीटर दूर समुद्र में एक अजीब तरह का व्यवहार देखा। समुद्र में हलचल हो रही थी। रात के समय में उन्हें आसमान में एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी एक आग के गोले की तरह थी। वो आग का गोला धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरता जा रहा था और समुद्र में समा गया। कोलंबस ने अपने कंपास को देखा तो कंपास की सुई चारों ओर घूम रही थी। उस जगह पर कंपास ने काम करना बंद कर दिया था और ये अजीब सी घटना समुद्र के उसी हिस्से में घटी जिसे आज हम बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। आज से करीब 100 साल पहले
साल 1918 में बरमूडा ट्रायंगल में एक ऐसी घटना घटी जिसने अमेरिका को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई। ये इतिहास की एक ऐसी दर्दनाक घटना थी जिसके बारे में जानकर आज भी रूह कांप जाती है। अमेरिका की एक बड़ी कार्गो शिप थी यूएसएस साइक्लोप्स। वर्ल्ड वॉर 1 में इस कार्गो शिप ने अमेरिका की बहुत मदद की थी। इस शिप की मदद से वो ट्रूप्स और कोल को दुनिया में इधर उधर भेजने का काम करते थे। मार्च 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स को वेस्ट इंडीज से बाल्टीमोर जाना था। इस जहाज पर 306 लोग सवार थे। उस समय समुद्र में समुद्री लुटेरों का बहुत डर रहता था, तो इस जहाज पर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने की भी सुविधा थी। दरअसल डिस्ट्रेस सिग्नल मदद के लिए किसी आपातकालीन स्थिति में भेजा जाता है। जब ये जहाज बाल्टीमोर जा रहा था तो रास्ते में बरमूडा ट्रायंगल से होकर गुजरा और अचानक से गायब हो गया। ये इतने रहस्यमयी तरीके से गायब हुआ कि पीछे कोई भी निशान नहीं छूटा। सबसे विचित्र बात तो ये थी कि इस पर डिस्ट्रेस सिग्नल की सुविधा होते हुए भी कोई भी आपातकालीन संदेश नहीं भेजा गया। आखिर क्यों? ऐसा तभी हो सकता है जब इस जहाज पर अचानक से कोई मुसीबत आई हो और क्रू को डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने तक का समय ना मिला हो। यहाँ जो भी हुआ वो इतनी तेजी से हुआ कि किसी को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। इस पर सवार 306 लोग और ये जहाज अचानक कहाँ गायब हो गया, इसका आज तक कोई अता पता नहीं है और ये आज भी एक रहस्य है। ऐसी ही एक रहस्यमय घटना एलन ऑस्टिन जहाज के साथ घटी। साल 1881 में 210 फीट लंबा जहाज एलन ऑस्टिन लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था। जब एलन ऑस्टिन बरमूडा ट्रायंगल के रास्ते से गुजरा तो उसे समुद्र में तैरता हुआ एक अनजान जहाज दिखाई दिया। लेकिन विचित्र बात ये थी कि इस अनजान जहाज पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। एलन ऑस्टिन के कप्तान ने इस जहाज के पास रुककर लगातार 2 दिनों तक इस अनजान जहाज के साथ संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन इस जहाज से कोई भी जवाब नहीं आया और न ही इस जहाज पर कोई हलचल दिखाई दे रही थी। एलन ऑस्टिन के कप्तान को लगा कि हो सकता है कि इस जहाज पर समुद्री लुटेरों ने हमला किया हो और वो इस जहाज पर मौजूद लोगों को मारकर इस जहाज पर लूटपाट करके चले गए हों। इस बात की पुष्टि करने के लिए एलन ऑस्टिन के कप्तान ने अपने कुछ क्रू मेंबर्स को इस अनजान जहाज पर भेजा। जब वो उस अनजान जहाज पर चढ़े तो उन्हें वहाँ पर एक अलग ही मंजर दिखाई दिया। उन्हें दिखाई दिया कि जहाज पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। जहाज पर मौजूद सभी कीमती चीजें जैसी की तैसी मौजूद हैं। उस जहाज पर कोई भी मारपीट या लूटपाट का निशान नहीं था, तो मतलब साफ था कि समुद्री लुटेरे तो इस जहाज पर नहीं आए। तो आखिर इस जहाज पर कोई भी व्यक्ति मौजूद क्यों नहीं था? इस जहाज पर मौजूद सभी लोग आखिर बिना निशान छोड़े कहाँ गायब हो गए? एलन ऑस्टिन के कप्तान ने इस अनजान जहाज को अपने साथ किनारे तक लाने का फैसला किया और अपने कुछ क्रू मेंबर्स को इस जहाज को अपने साथ किनारे तक लाने का निर्देश दिया। 2 दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता है। ये दोनों जहाज एक साथ किनारे की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन 2 दिनों के बाद एक तेज समुद्री तूफान आता है जिसमें ये अनजान जहाज एलन ऑस्टिन से दूर चला जाता है और समुद्र में खो जाता है। अगले कुछ दिनों तक एलन ऑस्टिन के कप्तान इस अनजान जहाज को समुद्र में खोजने लगते हैं और कुछ दिनों के बाद उन्हें ये अनजान जहाज फिर से तैरता हुआ दिखाई देता है। लेकिन एक बार फिर से इस जहाज पर सिचुएशन पहले के जैसी ही थी। जो क्रू मेंबर्स इस जहाज को अपने साथ ला रहे थे वो इस जहाज से लापता थे और जहाज पर मौजूद सामान जैसा का तैसा था। एलन ऑस्टिन के कप्तान ने फिर से अपने कुछ क्रू मेंबर्स को इस जहाज पर भेजा और इस जहाज को अपने साथ लाने के लिए कहा, लेकिन समुद्र में फिर से एक तूफान आता है और ये जहाज फिर से गायब हो जाता है और इस पर मौजूद क्रू मेंबर्स भी गायब हो जाते हैं। अब एलन ऑस्टिन के कप्तान ने इस जहाज को फिर से अपने साथ ना ले जाने का फैसला किया और वो उस अनजान जहाज को वहीं छोड़कर आगे निकल गए। बरमूडा ट्रायंगल अपने अंदर सैकड़ों विमानों और शिप्स को समा चुका है। इसमें गायब हुए जहाजों का आज तक कोई मलबा तक नहीं मिला। जब भी बरमूडा ट्रायंगल में कोई समुद्री तूफान उठता है तो बिना कोई सबूत छोड़े समुद्र सब कुछ निगल जाता है, अब चाहे वो कोई बहुत बड़ी पानी की शिप हो या आसमान में उड़ता कोई विमान। लेकिन लकीली 19 लोग ऐसे हैं जो बरमूडा ट्रायंगल के भीषण तूफान को चकमा देकर निकल आए और जब उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई तो सबको हैरान कर दिया। उन्हीं में से एक व्यक्ति हैं ब्रूस गर्नन, जिन्होंने बरमूडा ट्रायंगल में उठ रहे तूफानों को चकमा दिया। ये बात है 4 दिसंबर 1970 की, जब ब्रूस ने एंड्रोस से मायामी के लिए उड़ान भरी। उसकी ये यात्रा 90 मिनट की होने वाली थी।
जब उसने उड़ान भरी तो आसमान में कोई भी हलचल नहीं थी। जब उसका प्लेन 1000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो उसने सामने कुछ बादलों को देखा। वो उन बादलों से होते हुए प्लेन को निकाल कर ले गया। लेकिन जब उसका जहाज 11,500 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो उसके जहाज के सामने अब एक बहुत बड़ा बादल था। ब्रूस के सामने अब इस बादल से होकर गुजरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। जहाज उस बड़े से बादल में प्रवेश कर चुका था। जैसे जैसे प्लेन क्लाउड में अंदर घुसता जा रहा था वैसे वैसे चारों ओर अंधेरा बढ़ता जा रहा था। ये बादल इतना घना था कि सूर्य की रोशनी भी इसमें प्रवेश नहीं कर पा रही थी। ये बादल आम बादलों से बिल्कुल अलग था। ये बादल ना तो बवंडर वाला था और ना ही इसमें बारिश हो रही थी। ब्रूस आगे बढ़ता रहा और उसने देखा कि आगे चलकर बादल एक सिलिंड्रिकल शेप लेने लगा और चारों ओर घूमने लगा। कुछ मिनटों के बाद ब्रूस को क्लाउड से बाहर निकलने का एक रास्ता दिखाई दिया। ब्रूस उस रास्ते की ओर बढ़ने लगा, लेकिन वो रास्ता धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था और बंद होने वाला था। जहाज के नेविगेशन सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। कंपास अपने आप चारों ओर घूमने लगा। प्लेन के सारे इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर चुके थे। ऐसा लग रहा था कि जहाज को कोई अदृश्य शक्ति आगे धकेल रही हो और अचानक प्लेन उस बादल से बाहर निकल जाता है। लेकिन अभी भी विजिबिलिटी थोड़ी कम थी तो ब्रूस को सही लोकेशन का अंदाजा नहीं हो पा रहा था। लेकिन अच्छी बात ये रही कि प्लेन के कंट्रोल्स वापस काम करने लगे। घबराए ब्रूस ने रेडियो से ग्राउंड स्टाफ से संपर्क करने की कोशिश की और ब्रूस ने ग्राउंड स्टाफ से बात की तो पता चला कि वो मायामी में पहुंच चुका है। ब्रूस को इन बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था क्योंकि जहाज को 400 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी जिसमें 90 मिनट का समय लगने वाला था। लेकिन अभी तो ब्रूस को उड़ान भरे महज 47 मिनट ही गुजरे हैं और तय समय से आधे समय में वो मायामी कैसे पहुंच सकता है। और ब्रूस जिस प्लेन को उड़ा रहा था अगर वो अपनी पूरी रफ्तार से भी चले तो भी वो 1 घंटे में महज 290 किलोमीटर की दूरी ही तय कर सकता था। तो 47 मिनट में 400 किलोमीटर की दूरी को इस प्लेन से तय करना असंभव था। जैसे ही प्लेन के सामने से हेजी रास्ता खत्म हुआ तो ब्रूस ने देखा कि वो सच में मायामी के ऊपर उड़ रहा है। ब्रूस ने सही सलामत जहाज को लैंड कराया और उसके बाद फ्यूल टैंक को देखा तो पता चला कि फ्यूल भी बहुत कम खत्म हुआ है। अभी टैंक में बहुत ज्यादा फ्यूल था। यात्रा में लगा समय और टैंक में मौजूद फ्यूल को देखकर ऐसा लग रहा था कि जहाज ने आधी दूरी तय की ही नहीं और जहाज टेलीपोर्ट होकर शायद मायामी में पहुंच गया। आखिर उस जहाज के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने महज आधे समय में ही पूरी यात्रा को तय कर लिया? वो कौन सी अदृश्य शक्ति थी जिसने जहाज को इतनी गति प्रदान की? ये तो बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कुछ गिनी चुनी घटनाएं हैं। असल में बरमूडा ट्रायंगल में इतनी घटनाएं घट चुकी हैं जिनमें से ज्यादातर के बारे में तो कोई जानता भी नहीं है। इसी वजह से बरमूडा ट्रायंगल अलग अलग नामों से प्रसिद्ध है, जैसे कि डेविल्स ट्रायंगल, ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक, सी ऑफ डूम, सारगासो ग्रेवयार्ड। लेकिन इस जगह का असली नामकरण साल 1964 में किया गया। एक व्यक्ति थे विंसेंट एच गडीस। इन्होंने साल 1964 में आर्गोसी नामक एक मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा जिसमें इन्होंने इस जगह के बारे में जिक्र किया और उस आर्टिकल का टाइटल था द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। और उसके बाद बरमूडा ट्रायंगल लोगों में प्रचलित होता गया। अब बरमूडा ट्रायंगल के बारे में लोग इतना जानना चाहते थे कि इसके ऊपर कई किताबें लिखी गईं और कई फिल्में बनाई गईं और लोगों ने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में अपनी अलग अलग थ्योरीज दी कि बरमूडा ट्रायंगल में ऐसा क्या हो सकता है कि यहाँ पर ऐसी विचलित कर देने वाली घटनाएं घटती रहती हैं। चलिए जानते हैं उन थ्योरीज के बारे में जो सदियों से प्रचलित हैं। अगर आपको थ्योरी जाननी है कि बरमूडा ट्रायंगल के अंदर शिप्स और एयरप्लेन्स के साथ क्या होता है, वो कहाँ गायब हो जाती हैं, बरमूडा ट्रायंगल के अंदर ऐसा क्या है, तो ये सारी चीज़ें पार्ट 2 के अंदर। और अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट पार्ट 2।